हेलो प्यारे बच्चों, ठीक हैं सभी। चलिए तो शुरू करें। इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे आपका क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, फिर यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, वो भी मैं यहीं पे कवर करने की कोशिश करूँगा आज आपका। चलिए तो सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस की बात कर लेते हैं। क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है? देखो, हम किसी भी सॉलिड का जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जब दिखाते हैं, किसी भी सॉलिड के अंदर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट जब दिखाते हैं, तो देखो मैंने ये डॉट्स लगाए, क्या लगाए मैंने? ये पॉइंट्स लगाए। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। क्या बोलते हैं अभी? लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स का मतलब द डॉट्स विच रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। डॉट्स विच रिप्रेजेंट्स द constituent particles, dots which represent the constituent particles। एक मिनट भी, थोड़ा सा फैन को बंद करना पड़ेगा, उसका साउंड आ रहा है अलग से, अब कम हो जाएगा ना। लैटिस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? इन डॉट्स को हम बोल देते हैं लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। और अब देखो, यदि मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देता हूँ लाइंस के थ्रू, तो हमें क्या मिलेगा? एक बार ध्यान से देखना। इन लैटिस पॉइंट्स को यदि मैं कनेक्ट करता हूँ इस तरह से, तो हमें एक क्यूबिक स्ट्रक्चर मिल गया। वी गेट ए 3 डायमेंशनल पैटर्न या अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो इस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। ये बड़ा भी हो सकता है, अभी तो हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया है, ये बहुत बड़ा हो सकता है। तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है लैटिस पॉइंट्स को, उसको हम क्या बोल देते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोल देते हैं, ठीक है भाई। अब एक चीज़ ये आती है कि भाई इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये जो पॉइंट्स हमने लगाए, जिनको मैंने क्या कहा, ये जो डॉट्स थे, इनको हमने क्या नाम दिया था भाई? अभी मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान होगा, इधर लिखा था मैंने, इसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं यहाँ पे कि ईच पॉइंट इन ए लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, ठीक है, या लैटिस साइट। इस पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें एक चीज़ और बता सकते हैं कि भाई ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम। यहाँ पे जो एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और पार्टिकल वर्ड जहाँ आ गया तुम्हें पता है इसका मतलब, फिर वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या वो आयन भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो एक लैटिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। और इन लैटिस पॉइंट्स को यदि हम कनेक्ट कर देते हैं थ्रू द लाइंस, देन वी गेट ए ज्योमेट्रिकल पैटर्न नोन एज क्रिस्टल लैटिस। तो ये तो हो गया ये। अब इसमें एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि यूनिट सेल किसे कहेंगे हम किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर। यूनिट सेल, तो यूनिट सेल वैसे तो बहुत सिंपल है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ओवर एंड अगेन, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। जैसे देखो, मैं एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ और उसके अंदर 8 क्यूब्स को हम दिखाएंगे। अभी यदि आज मेरे पास अलग अलग कलर के मार्कर नहीं है, लेने पड़ेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत है और उससे थोड़ा सा हमें समझने में इजी हो जाता है।
चलिए करेंगे खर्चा वो भी। कोरोना की वजह से बहुत सब कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, स्कूल्स बंद हैं, सैलरीज मिल नहीं रही लोगों को, है ना, खर्चे कहाँ से करें। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे मैंने एक लाइन ये लगा दिया और इससे देखो अब नीचे वाले से इसको कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट कर दिया और इससे इसको कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही एक लाइन आप इसके इनके पैरेलल इधर लगाओगे, इधर ये, और इससे इसको कनेक्ट कर दिया इस तरह से। तो ये हमारा एक सिस्टम बन गया। अब इसके अंदर आपको ध्यान से देखोगे तो कितने क्यूब्स नज़र आएंगे, 8 क्यूब्स नज़र आएंगे। जैसे एक तो मैं डार्क करता हूँ, एक तो ये वाला पोर्शन ले लेते हैं ये, और इसके साथ एक पीछे सिर्फ ये वाला हिस्सा ले लेते हैं हम। तो एक क्यूब ये हो गया, एक इसके और पीछे है, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इसके ऊपर, 2 इसके ऊपर, तो टोटल 8 क्यूब्स हमारे पास यहाँ पे हैं। तो जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, यूनिट सेल। ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? तो भाई देखो, परेशान नहीं रहना है, कोई दिक्कत आए तो बतानी है भाई, कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं समझ में ना आए तो कमेंट करें फटाफट। मैं आपको जब लाइव उसमें डाल रहा हूँ इसको, ठीक है, तो कमेंट्स का रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आपको जहाँ भी दिक्कत आए आप लोग मुझे बताएं। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इज़ कॉल्ड यूनिट सेल। देखो बेटा, ऐसा है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा रहे हैं, और जैसे अनअकैडमी है और है, सब अच्छा कर रहे हैं, हम भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी का नाम नहीं लेंगे, और वैसे लेना भी नहीं चाहिए, किसी को गलत भला बुरा भी नहीं कहना चाहिए, सब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आपको जहाँ से जो समझ में आए वहाँ से पढ़ें आप लोग, ठीक है। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, तो जैसे आपकी इच्छा हो। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को हम क्या कह देते हैं, यूनिट सेल कह देते हैं। समझ में आ गया होगा? तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में 8 क्यूब्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो एक क्यूब को पकड़े, हमने 8 जचाए, 1 2 3 4, फिर उनके ऊपर 4 रख दिए। समझ रहे हो? जैसे मान लो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हैं। इसको 3D में देखें, और एक एक इनके ऊपर रख दोगे आप, तो ये 8 क्यूब्स का एक स्ट्रक्चर बनेगा। 8 की जगह 16 भी हो सकते हैं, उसकी जगह 64 भी हो सकते हैं, 128 भी, जितने भी चाहे आप बढ़ाते जाओ। लेकिन एक जो छोटा क्यूब है उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट वही है, और उसको हम यूनिट सेल बोल देते हैं। ठीक है भाई। अब यूनिट सेल के अंदर कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज़ कह दो उसको, या यूनिट सेल डायमेंशंस भी बोल सकते हैं, पैरामीटर्स, सॉरी, यूनिट सेल पैरामीटर्स, यूनिट सेल पैरामीटर्स। तो इसमें 2 चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। देखो, कोई भी यूनिट सेल को जैसे ऐसे ड्रा करते हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ फिलहाल तो मैं। एक यूनिट सेल मैंने ये बनाया, एक यूनिट सेल मैंने ये, अरे सॉरी ये बनाया। तो यहाँ पे ये 3 एक्सिस या 3 साइड्स हमने ले लिए, ठीक है। इसको मैंने A कह दिया, इसको हमने B कह दिया, और इसको हमने C नाम दे दिया, ABC। ठीक है भाई। इनके बीच में एंगल्स भी बन रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे कुछ एंगल्स भी बन रहे हैं। तो इसको जैसे मैंने अल्फ़ा कह दिया, इसको मैंने बीटा का, और इसको मैंने गामा नाम दे दिया, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो यूनिट सेल पैरामीटर्स में 2 चीज़ें हैं। एक तो हम बोलेंगे यूनिट सेल डायमेंशंस कह सकते हो इसको आप, यूनिट सेल डायमेंशंस बोल दें, ठीक है भी। और इसके अंदर आपके डायमेंशंस में क्या आ गए, A, B और C। ABC जो डायमेंशंस हैं ये, और B हम बता सकते हैं यहाँ पे इंटरफेशियल एंगल्स, इंटरफेशियल एंगल्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे देखो, ये जो ABCD है ना, ABC, ये मे और मे नोट बी,
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मे और मे नॉट बी, ऐसे लिख दो, एक ही बात है शॉर्ट में, वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा जो है ये किस किस के बीच का एंगल है, अल्फ़ा किसके बीच में रहेगा, आपको दिख रहा है बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी। बीटा किसके बीच में है बेटा, बीटा आपका ए और सी के बीच में है, ठीक है। और गामा किसके बीच का एंगल है आपका, ए एंड बी के बीच का एंगल है। तो ये इनको हम बोल देते हैं यूनिट सेल पैरामीटर्स, आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इनको हम यूनिट सेल पैरामीटर्स बोलते हैं, यूनिट सेल डायमेंशंस और इंटरफेशियल एंगल्स, कोई भी दो फेसेस के बीच का एंगल। आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं, अपने किसी रूम में आप बैठे हैं तो कमरे के अंदर जो दीवारें हैं, जैसे देखो हम इस तरह से दिखा रहे हैं, तो ये जो जैसे छत है आपकी, इस तरह से मान लो, तो किसी एक कोने को जब आप पकड़ोगे, तो यहाँ तो मैं दो ही दिखा पा रहा हूँ, तो एक तो छत होगी, एक ये दीवार हो गया, और एक कोई भी कॉर्नर है तो उसमें दो दीवारें मिलेंगी, जैसे एक तो ये दीवार है मान लो, ठीक है, एक दीवार आपकी इधर है, ठीक है ना, दो तो दीवारें वहाँ पर, दो वॉल्स, और फिर इनके ऊपर की छत। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा वहाँ पे तीन फेस, दो दीवारें, ठीक है भाई, दो तो दीवार मिलेंगी इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पे लगभग, है ना, और उनके ऊपर छत, तो वो जो ऊपर वाला जो उनके ऊपर छत, तो उस कॉर्नर पे तीन फेस आपस में मिल रहे हैं, समझ रहे हो। तो उन तीन फेसेस में जैसे एक दो ये हो गए ना, तो उन दोनों, कोई भी दो दीवार, जैसे दो दीवारें हैं तो उन दोनों दीवारों के बीच का एंगल, फिर छत के और किसी एक दीवार के बीच का एंगल भी आप पकड़ सकते हो, वहाँ पे टोटल आपके तीन एंगल बनेंगे, ठीक, क्लियर है बात, समझ में आती है। किसी भी कॉर्नर पे आपके तीन एंगल बनेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। चलो, तो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि भाई अभी टाइप ऑफ यूनिट सेल्स मैं डिस्कस कर लेता हूं पहले, उसके बाद फिर टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स, और फिर अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम्स में कितने अलग अलग यूनिट सेल्स बन सकते हैं। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स हमारे पास होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके अंदर फिर टोटल 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले टाइप ऑफ यूनिट सेल्स की बात कर लेते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। तो हमारे पास टोटल कितने टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, मेनली दो टाइप के। एक तो पहला हम आपको बताएं प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, जहाँ पे द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द यूनिट सेल इन विच constituent particles are present only at 8 corners of the क्यूब। 8 कॉर्नर्स पे सिर्फ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे देखो अभी ये क्यूबिक यूनिट सेल मैंने बनाया, तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स बन गए आपके, है ना। इन कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं। तो इस तरह के यूनिट सेल को हम बोल देते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब एक चीज़ समझने वाली, मैं साथ साथ आपको यहाँ बता दूँ कि भाई यहाँ पे जो पार्टिकल कॉर्नर पे है, किसी भी एक कॉर्नर वाला जो पार्टिकल है, ये कितने यूनिट सेल्स के अंदर कॉमन होगा। जैसे इस यूनिट सेल में है, तो ऐसा ही आप देखो ध्यान से, हम कितने क्यूब्स एक साथ बना सकते हैं। इस तरह के 4 क्यूब्स एक साथ टच करेंगे इस कॉर्नर पे, और 4 जैसे इनके ऊपर और रख दिए जाएँ तो उन चारों के भी नीचे वाले कॉर्नर यहाँ टच करेंगे। तो इसका कहने का मतलब कि ये जो कॉर्नर है ये 8 क्यूब्स में कॉमन रहेगा, ठीक है। क्या कह सकते हैं, हम लिख रहा हूँ मैं, ईच कॉर्नर इज कॉमन in 8
क्यूब्स, एक कॉर्नर कितने क्यूब्स में कॉमन रहेगा बेटा? 8 क्यूब्स में कॉमन रहेगा। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है कॉर्नर पे या किसी भी एक कॉर्नर पे, उस पार्टिकल का 8 हिस्से होंगे और 1/8 कहाँ जाएगा? 1/8 ऑफ ए पार्टिकल एट कॉर्नर इज प्रेजेंट इन ईच क्यूब या ईच क्यूब और सेल। ठीक है, हर सेल में उसका 1/8 प्रेजेंट रहेगा। तो इसलिए अब हम जब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो वो कितना आ जाएगा भाई? वो आएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 8 कॉर्नर्स पे 8 और उन सभी का 1/8 आएगा, तो टोटल मिलके आ गया हमारे पास 1। यानी कि एक यूनिट सेल में वैसे तो 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन क्योंकि सभी का 1/8 ही इसके अंदर काउंट होगा, 8वां हिस्सा ही एक यूनिट सेल में आता है, तो इसलिए टोटल मिला के वहाँ पे 1 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल आपके पास कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात। इंक कम है मार्कर में, इंक डालते हैं या मार्कर चेंज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम लेते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल्स। सेंटर्ड यूनिट सेल्स या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स भी कह देते हैं उनको, हम क्या कह देते हैं? सेकंड टाइप बेटा नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स। सेंटर्ड यूनिट सेल्स, मार्कर चेंज करता हूँ एक बार। तो देखो, अब नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या रहेगा कि यहाँ पे इन दीज यूनिट सेल्स some particles are also present on some other positions along with कॉर्नर्स के अलावा कुछ पार्टिकल्स कुछ और पोजीशंस पे भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट में ले लेता हूँ बॉडी सेंटर्ड BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसका मतलब क्या रहेगा? देखो, अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे कि 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं, उसके अलावा एक पार्टिकल हमने बॉडी सेंटर पे दिखा दिया, क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे दिखा दिया। समझ रहे हो? तो इस तरह के यूनिट सेल को हम बोल देते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे आपका कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें 8 कोने हैं, कॉर्नर 4 ऊपर छत पे और 4 फर्श पे नीचे, 8 कोने हैं ना। तो 8 कोने तो हैं। आप अब क्या करो, कोई भी 2 बॉडी डायगोनल ड्रा करो वहाँ पे, एक ऊपर वाले कोने से उसके सामने अपोजिट कॉर्नर को मिलाओ, एक दूसरे को मिलाओ, और जहाँ 2 बॉडी डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, समझ रहे हो? बॉडी डायगोनल जैसे इस